नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सबसे पहले हम किन विषयों पर आज बात करने वाले हैं। तो देखिए यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज की इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज़ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि उस चर्चा से पहले ज़रूरी है कि मैं आपके साथ एक सूचना साझा करूँ। संस्कृति आईएएस ने बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन मोड पर शुरू करने का फैसला किया है। यह जो कोर्स है यह 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है, जिसकी फीस मात्र 25,000 रुपये है। बहुत कम फीस रखी है आप सभी लोगों की सुविधा के लिए, जहां पे ईएमआई की व्यवस्था भी की गई है। यह जो कोर्स रहने वाला है, इस कोर्स में आप लोग को 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं दी जाएंगी, जिसकी वैधता 1 वर्ष होगी और इस दौरान आप लोग उन कक्षाओं को असीमित बार देख पाएंगे। साथ ही आपको प्रतिदिन 2 कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर आपको जो भी नोट्स चाहिए होंगे वो सब नोट्स दिए जाएंगे और नियमित रूप से आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से यह कोर्स आप लोग के लिए बेस्ट है, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस कोर्स में। हालांकि हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ क्या कह रही है। तो पहली न्यूज़ हमारी है आज की, कोनोकार्पस पौधों पर प्रतिबंध। तो देखिए भाई, अभी गुजरात सरकार ने एक आदेश पारित किया है और आदेश पारित करते हुए जारी करते हुए यह बताया है कि अब राज्य में ना तो वन उपयोग के लिए और ना ही गैर वन उपयोग के लिए, दोनों ही प्रकार के उपयोगों के लिए अब आप कोनोकार्पस पेड़ों को, पौधों को नहीं लगा पाएंगे, इनको रोपण नहीं कर पाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण न्यूज़ है अपने आप में, क्योंकि जनरली हम लोग देख रहे हैं आजकल कि दुनिया पेड़ों की तरफ बढ़ रही है, चाहती है कि पौधे लगाओ। सरकार हमारी भी तो कहती है ना कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पौधे लगाओ, जीवन संरक्षित करो, जरूरी है ऑक्सीजन के लिए। बट उस सब के बावजूद यहाँ पर सरकार कह रही है कि जो कोनोकार्पस पौधों की श्रेणी है उसको अब नहीं लगाया जाएगा, चाहे उपयोग वन का हो या फिर गैर वन हो। तो क्या है इसके पीछे कारण और क्या क्या इससे जुड़े हुए मामले हैं, एक बार जरा नजर डालते हैं उनके ऊपर। तो देखिए, सरकार ने यहाँ जो रीजन दिया है वो कहा है कि यह जो पौधा है यह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए ही खतरनाक है, हानिकारक है और दोनों के ही स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जनरली हमारा चाहे कोई पौधा हो या पेड़ हो तो उसकी स्थिति होती है कि वह लाभदायक होता है एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। और सभी को कहा जाता है कि घर के आसपास या जहाँ भी हम लोग रहते हैं सब जगह होने चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। तो उसके बावजूद एक ऐसा पौधा बीच में सुर्खियों में आ गया है जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव है, साथ साथ पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव है। यह जो पौधा होता है इसके लिए मुख्य रूप से शीतकाल उत्तरदायी होता है। शीतकाल के दौरान यह जो पौधा होता है यह तेजी से विस्तार करता है। ब्लॉसम्स का समय आता है इसके लिए, जिस वजह से इसके जो रेशे होते हैं वह आसपास वाले क्षेत्र में सब जगह पे बिखर जाते हैं। हालांकि यह जो प्रजाति है ये मुख्य रूप से एक तटीय प्रजाति है, सिर्फ आपको तटों पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या होता है कि तटों से लगे हुए जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इससे जुड़े हुए रेशे पहुंच जाते हैं, जो मानवों में सर्दी, खांसी, अस्थमा, एलर्जी प्रकार की अलग अलग रोगों को जन्म देते हैं, वे लोग बीमार होना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रकृति पर्यावरण पर इसके प्रभाव देखें तो इसकी स्थिति गहरी जड़ों से जुड़ी हुई है। किस प्रकार, जो यहाँ की इसकी जड़ें होती हैं यह जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। अब जनरली आज का समय पुराना समय नहीं रहा कि जमीन के नीचे कुछ भी चल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग देखें तो पता लगता है कि जो बिजली की तारें हैं उनको भी अंडरग्राउंड कर रहे हैं। उसके अलावा जमीन के नीचे हमारी पाइपलाइन होती है, गैस पाइपलाइन होती है, सीवर लाइन्स होती हैं, इत्यादि इत्यादि, हम अंडरग्राउंड काम करवा रहे होते हैं। तो देखिए इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और गहरी जड़ें होने की वजह से अगर यहाँ पर दूर संचार लाइनें बिछी हुई हैं वह बाधित हो जाती हैं, वह टूट जाती हैं और कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा यदि आपके यहाँ पर जल निकासी प्रणाली भी होगी तो वह भी बाधित हो जाएगी। और इसके अलावा यदि आपने यहाँ पर कोई मीठे जल के लिए यानी कि आसपास के क्षेत्रों में पानी पहुँचाने के लिए कोई प्रणाली स्थापित कर रखे तो वह भी बाधित होगी, यानी कि जड़ें नीचे जाएंगी और उसको ब्रेक कर देंगी, जिससे कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ ही हम जनरली क्या देखते हैं कि जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो उन पौधों के आसपास जाकर के पशु अपना आहार ग्रहण करते हैं। जब बहुत सारे जीव जितने भी हम देखते हैं कि शाकाहारी होते हैं तो वह पत्तियों को खाना, पौधों को खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो इसका नेचर है, इस पौधे का जो नेचर होता है वह एक्चुअल में पशुओं के लिए अलाभकारी होता है। ना तो पशु उसको खाना पसंद करते हैं और यदि पशु उसको खा लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी नकारात्मक प्रभाव देखे जाता है। यानी कि जो पौधा है वह किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, कहीं से कहीं तक हमें कोई लाभ नहीं दे रहा। हालांकि बीते
बीते दिनों हमने देखा था कि इसकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी थी और पसंद कर रहे थे अलग अलग राज्य इसको अपने यहाँ पर लगाना। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था उस स्टेट का हरित आवरण कितना है। तो हरित आवरण की वजह से इस पौधे को विस्तार दिया जा रहा था। यह एक प्रकार की विदेशी प्रजाति है, इन्वेशन प्रजाति होती है, यानी कि आक्रमण करती है। जहाँ पर ये छोटे क्षेत्र में लगी होगी, बाद में आसपास के क्षेत्र में अलग अलग प्रजातियों के क्षेत्र में यह घुसना शुरू कर देती है और इस प्रकार से घुसती है कि एक समय के बाद वहाँ की जो स्थानीय प्रजाति होती है वह समाप्त हो जाती है और इसका ही सभी जगह पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो शुरुआत हुई थी, राज्यों ने इसको बढ़ावा दिया था सिर्फ इस वजह से कि वहाँ का हरित आवरण बढ़ जाएगा, बट उसके नकारात्मक पहलू होंगे यह उन्होंने नहीं सोचा था और अब अंत में इनको इसको बैन करना पड़ा है कि नहीं लगाया जाएगा किसी भी प्रकार से। क्लियर है बात सभी आप लोग को? अगर हम बात करते हैं कारणों के अलावा कोनोकार्पस पौधों की, तो देखिए ये जो पौधा होता है यह है कॉम्ब्रेटेसी परिवार का एक पौधा होता है। यह मुख्य रूप से अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा और तटों पर ही देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ये खास बात, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है आप लोगों से। और एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, यह तो हम रेगुलरली देख ही रहे हैं। हालांकि इस पौधे की जो हाइट होती है वह 1 से 20 मीटर तक हो सकती है, यानी कि मध्यम आकार के पौधे जनरली है हुआ करते हैं। पेड़ बन जाते हैं तो पेड़ होने के बाद में मैक्सिमम हाइट इनकी 20 मीटर तक की होती है। इनका जो मुख्य विस्तार होता है वह शीतकाल में होता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु के शीतकाल में तेजी से विस्तार करते हैं और आसपास के क्षेत्रों को लाभ तो नहीं देते, अपना विस्तार करते हैं, फिर आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को और पशुओं को नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं उनके ऊपर ये। ठीक है, अगर हम इस पौधे की प्रजातियों की बात करें तो 2 प्रजातियां इसकी जनरली पाई जाती हैं। पहली प्रजाति जो है इसकी वह कोनोकार्पस इरेक्टस के रूप में जानी जाती है। यह एक मैंग्रोव प्रजाति है, मैंग्रोव दोनों ही होती है, तटों पे देखने को मिलती है। और जो यह कोनोकार्पस इरेक्टस है यह पूरी दुनिया में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों पर ही देखने को मिलती है। वहीं जो इसकी दूसरी प्रजाति है कोनोकार्पस लांसिफोलियस, तो इसकी स्थिति यह है कि यह जनरली आपको दक्षिणी लाल सागर के तटों पर ही देखने को मिलेगी, बाकी और जगह देखने को नहीं मिलती। तो इसी वजह से जो हम लोग के पर्यावरणविद हैं उन्होंने इस पूरे के पूरे कोनोकार्पस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है इतनी बात सभी? अन्य राज्यों की स्थिति समझते हैं कि भारत में अनेक राज्य ऐसे हैं जो तट वाले राज्य हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ गुजरात के साथ ही समस्या थी या किसी और राज्य के साथ में? तो देखिए पिछले वर्ष की बात है, वर्ष 2022 में तेलंगाना ने भी इसी प्रजाति को, इसी पौधे को अपने यहाँ पर बैन कर दिया था, कहा था कि अब नहीं लगाया जाएगा इसको, तो इसने प्रतिबंधित किया था। तो गुजरात जो है यह नया राज्य नहीं है, कोई नया काम नहीं किया। हालांकि ऐसी ही समस्या वर्ष 2018 में दिल्ली में भी देखी गई थी। दिल्ली सरकार ने भी एक पौधे को बैन किया था जिसका नाम है विलायती कीकर पौधा, जिसने दिल्ली में इस प्रकार की ही घटनाओं को जन्म दिया था जिस वजह से सरकार को इसे बैन करना पड़ा था। वहीं केरल ने भी बैन कर रखा है अपने यहाँ बबूल और नीलगिरी, जिसको हम लोग यूकेलिप्टस भी कहते हैं। यहाँ मना है कि आप इसको नहीं उगा सकते। किस उपयोग के लिए? तो देखिए खेती को अब यहाँ पर इसको नहीं कर सकते आप, ठीक है, जो मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में संबंधित है। तो अलग अलग राज्य जो है वह इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं और जनरली जो कदम उठाए जाते हैं यह इन्वेसिव स्पीशीज के लिए लिए जाते हैं, यानी कि जो आक्रामक होती हैं और आसपास की स्थानीय प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती हैं। क्लियर है बात इतनी आप लोग को? तो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंट की दृष्टि से और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसीलिए इसके नोट्स बना के रखिएगा और याद भी जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैसे कि एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, तो आप इसका सरल सा प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में कर दीजिए, बताइए मुझे क्या इसका आंसर है और बाद में मुझे यह भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। देश का नया बाघ अभ्यारण्य, हम लोग रेगुलरली देख रहे हैं कि अलग अलग बाघ अभ्यारण्य चर्चाओं में आ रहे हैं और अब उनकी घोषणा की जा रही है। भारत में जिस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की तरफ बढ़ रहे हैं, यह अपने आप में हमारे लिए खास उपलब्धि है। एक समय था कि टाइगर के संरक्षण के लिए ज़रूरी हो गया था कि भाई हर एक संभव प्रयास करें, लेकिन आज इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है कि दुनिया की लगभग 75% आबादी का प्रतिनिधित्व भारत कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक खास बात बताऊं तो प्रोजेक्ट चीता की तरफ भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं, तो दोनों पे नज़र रखिएगा क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और जनरली हम देखते हैं कि बाघ अभ्यारण्य पे क्वेश्चन तो पूछे जाते ही रहते हैं। तो अभी न्यूज़ कहाँ की है? अभी देखिए बिहार की न्यूज़ है, क्योंकि बिहार अपने राज्य में दूसरा बाघ अभ्यारण्य घोषित कराने के पीछे लगा हुआ है, लगातार प्रयास कर रहा है। इसके जो वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन अधिकारी हैं उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले समय में जो दूसरा बाघ अभ्यारण्य है वह मिल जाएगा बिहार को। तो कौन सा होगा बाघ अभ्यारण्य? तो जी कैमूर बाघ अभ्यारण्य जो है वह इसका दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। अभी यह इसकी वन्य जीव सेंचुरी है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति में है अभी, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तभी आपको जो नॉमिनेट किया जाता है एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। तो उत्तरदायी कौन है? राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण,
यह मुख्य उत्तरदायी संस्था है। पहले स्टेट गवर्नमेंट एक पूरा का पूरा प्रस्ताव तैयार करती है, बताती है कि इस क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य बनाया जाना चाहिए। वह प्रस्ताव इस प्राधिकरण के पास भेजा जाता है। फिर ये जो प्राधिकरण है, इसके अधिकारी लोग जाते हैं उस क्षेत्र में, देखते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पर बाघ उपस्थित हैं और उनको संरक्षण की जरूरत है। यदि इनको सब कुछ पॉजिटिव मिलता है तो उसके बाद यह पहले सैद्धांतिक मंजूरी देते हैं और बाद में आधिकारिक रूप से मंजूरी दे देते हैं, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि जी अब हमारे पास में एक और बाघ अभ्यारण्य। क्लियर है इतनी बात। अभी सैद्धांतिक मंजूरी इस प्राधिकरण ने दे दी है, यानी कि पूरा अप्रूवल भी मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर हम स्थिति समझें बिहार की, तो बिहार में बाघों की संख्या टोटल है 54, ऐसा माना जाता है, अनुमानित रहता है। देखिए ऐसा नहीं होता ना, अभी जैसे कि मैंने कल की वीडियो भी देखा तो एक का कमेंट आया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि 3600 कुछ बाघ हैं पूरे भारत में। तो देखिए स्थिति क्या होती है कि ना अनुमानित चलती है, बट जैसे कि जनगणना हो रही है, प्राधिकरण ही जनगणना कराता है, तो इनके जो आंकड़े दिए हुए होते हैं एक तरह से वो सटीक अनुमान होता है। अब ऐसा नहीं होता कि बाघ को पकड़ के हम प्रॉपर एनालिसिस कर पाएं कि कौन कौन से किधर किधर है, तो अनुमान किया जाता है, उनके फुटप्रिंट्स को देखा जाता है और फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग ही अनुमान लगाया जाता है। जो भी संख्या है वो लगभग 3100 के आसपास है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि मैक्सिमम जो नंबर है बाघ के भारत में वह 3600 करीब हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो अप्रोक्सीमेटली अमाउंट रहता है, जैसे कि यहाँ माना जाता है कि लगभग 54 बाघ अभी बिहार के अंदर हैं, ठीक है, और ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, इसको लेकर के भी कुछ क्लियरिटी नहीं है। और देखिए ये है ना वन्य जीव है, तो देखिए इनका प्रजनन होगा, ये बच्चों को जन्म देंगे, चाहे इनके पास छोटे छोटे कब क्यों ना हो, वो आने वाले समय में बड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी अगर हम काउंट कर लें, बट कई बार इनको काउंट नहीं किया जाता। जैसे कि जो यह जनगणना भी होती है, यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण करवाता है, तो इसके द्वारा की गई जनगणना में छोटे बच्चों को शामिल नहीं किया जाता, तो इस वजह से नंबर ऊपर नीचे रहता है, जिसकी संभावना यथावत हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन बिहार की स्थिति को भी आप लोग याद रखिएगा, और यह भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो टाइगर स्टेट है वह एग्जैक्टली मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। तो अभी 54 बाघों की संख्या अभी बिहार में है, लेकिन 50 बाघों के प्रतिनिधित्व के लिए बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य उत्तरदायित्व है। कौन सा? वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, पहला बाघ अभ्यारण्य है स्टेट का। तो अधिकतर संख्या जो है बाघों की वहीं देखने को मिलती है, अनुमानित 50 है वहां पे, ठीक है। तो अभी प्रयास जो है वह चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2023 के अंत तक या 2024 के पहले महीने में घोषणा कर दी जाएगी कि बिहार का नया बाघ अभ्यारण्य कैमूर बाघ अभ्यारण्य बन गया है, ठीक है। तो यह कैमूर जो है यह अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार के कैमूर जिले के अंदर वन आवरण, वृक्ष आवरण सर्वाधिक है। कितना है? 34% है। जो लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा। बाकी यूपीएससी में तो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी क्लियर नहीं रहता, सब कुछ अप्रत्याशित है। क्लियर है? बिहार में सर्वाधिक हरित आवरण आपको सिर्फ कैमूर जिले में देखने को मिलता है और आने वाले समय में इस नाम पे हमें एक बाघ अभ्यारण्य देखने को भी मिल जाएगा। इतिहास समझते हैं इस क्षेत्र का, तो देखिए कैमूर वाला क्षेत्र जो है वह इतिहास में बाघों से संबंधित हुआ करता था और पर्यावरणविद मानते हैं कि वर्ष 1995 तक यहाँ पर बाघ रहा करते थे। लेकिन एक समय के बाद देखा गया कि बाघों की संख्या इस पूरे क्षेत्र से अब विलुप्त हो गई है, कोई भी बाघ नहीं है। लेकिन अब जो नई एक्टिविटी है वह शुरू हुई थी 2017 में। जो 2017 में वन अधिकारी थे यहाँ पर, उनको ऐसा महसूस हुआ कि क्षेत्र में कोई एक आक्रामक जीव रहता है। क्यों? क्योंकि जब वह विजिट पे निकले थे तो उन्होंने देखा था कि हिरणों के शव पड़े हुए थे वहां पर और उन्हें जिस प्रकार से घायल किया गया था वह कोई बाघ ही कर सकता था, यह उन्होंने नोटिस किया। इसके अलावा इससे संबंधित कई और जीवों की हत्या की घटना भी वहां देखी गई। तो जनरली कभी कभी जब बरसात होती है तो बरसात में बाघों के फुटप्रिंट भी रह जाते हैं, जिससे उनको पता लगा कि बाघ हैं हमारे यहाँ पर, और उन्होंने माना था कि 2-3 बाघ अभी हैं। तो उन्होंने पहले अपना एनालिसिस किया 2017 में। एनालिसिस करने के बाद इन्होंने बात जो थी वह आगे बढ़ाई, अन्य अधिकारियों तक, अन्य विभागों तक पहुंचाई। यह पूरा प्रोसेस इन्होंने 2018 में किया और 2018 के बाद में एक पूरा का पूरा प्रस्ताव जो था वह राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण को भेजा गया। इसने 5 वर्षों का समय लिया क्षेत्र का एनालिसिस करने में, और क्षेत्र का एनालिसिस करने का उसने अभी यह स्वीकार किया है कि हाँ अभी क्षेत्र में बाघ हैं, और जो क्षेत्र में बाघ हैं उनकी संख्या जनरली 4 से 5 अभी हो सकती है, ऐसा अनुमान इन्होंने रखा। तो अब बाघ हैं तो इसीलिए जरूरी हो गया है कि अब क्षेत्र को एक टाइगर रिजर्व के रूप में नॉमिनेट कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पे बाघों के संरक्षण के लिए जो भी प्रयास है वो हो जाए और क्षेत्र में बाकी अन्य गतिविधियों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। आईयूसीएन भी मानता है कि यह लुप्तप्राय है, एंडेंजर्ड है, और ध्यान नहीं रखा गया, संरक्षण नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बाघ देखने को नहीं मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में 1979 में की गई थी, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के
दुर्लभ वनस्पति जीव। इसके अलावा इसकी जो खास बात है वह यह है कि यहाँ पर रोहतासगढ़ किला और साथ साथ में यहाँ पर शेरगढ़ का किला भी शामिल है। तो यानी कि अगर कभी आने वाले समय में सफारी करने जाएंगे तो आपको यह 2 किले भी वहाँ घूमने का अवसर मिल सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि कहीं आप घूमने जाएं इन किलों को तो अंदर ही आपकी बाघ से मुलाकात हो जाए और आप हाय हल्लो करके वहाँ से कोशिश करेंगे निकलने की, बाकी तो फिर आगे की कहानी रहेगी। ठीक है बात। तो इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको रेगुलरली बताता जा रहा हूँ, हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है इसलिए मैं आपका डिस्कस भी करता हूँ और उम्मीद रहती है कि एग्जाम में इससे बाहर मामला नहीं जाएगा। किसी क्षेत्र को अगर बाघ अभ्यारण्य घोषित करना है तो कैसे करेंगे? पहले अप्रूवल लेगा स्टेट गवर्नमेंट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से। इससे अप्रूवल लेने के बाद में क्या होगा कि प्रावधान जो है वह सब मेंशन है ऑलरेडी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के अंदर। ठीक है, जब वहां पर उसके प्रावधानों के अनुरूप आप कार्य कर लेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को अधिकार होता है कि वह उसको अपने राज्य का एक नया बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दे। क्लियर है बात सारी की सारी? यह पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। जब कोई क्षेत्र बाघ अभ्यारण्य बन जाता है तो वहां पे मानव गतिविधियां नहीं करने दी जाती, साथ साथ क्षेत्र में शिकार करने पर भी प्रतिबंध लगा देती है सरकार पूरी तरह से। ठीक है, इतना जान गए, समझ गए तो मुझे लगता है कि अब प्रश्नों को हल करने में समस्या नहीं होगी। एक सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, बिहार से ही संबंधित है। ठीक है, तो आंसर कॉमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या होगी सहमति की आयु। तो देखिए जी, भारत में लंबे समय से विवाद बना हुआ है कि व्हाट शुड बी द एज ऑफ कंसेंट, यानी कि वो क्या आपकी आयु रहेगी जब आप शारीरिक संबंधों के लिए सहमति दर्ज करने योग्य माने जाएंगे। वर्तमान में भारतीय स्थिति यह है कि 18 वर्ष के किसी व्यक्ति को माना जाता है कि वह सहमति देने में सक्षम है, समझदार है, वह अपने अच्छे बुरे से परिचित है। यदि इससे नीचे की उम्र में कोई भी व्यक्ति सहमति देता है या सहमति नहीं भी देता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो यह भारत में जुर्म है। क्लियर है बात इतनी? बट लंबे समय से जिस तरह से भारत में गतिविधियां तेज हो रही हैं, शारीरिक संबंधों की एक उम्र जो थी वह घटती दिखाई दे रही है। तो इस वजह से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, साथ साथ कई अन्य अनेक एनजीओज ने कहा था कि भाई सरकार को विचार करना चाहिए, एज ऑफ कंसेंट पे कम कर देनी चाहिए। तो सबका अपना अलग अलग अनुमान था। मेन मुख्य अनुमान जो रखा है इन लोगों ने वह यह रखा कि आप एज ऑफ कंसेंट को 18 से 16 कर दीजिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, विचार कर लेते हैं, फाइनल बातचीत फिर बाद में बताएंगे। तो जिम्मेदारी दी गई हमारे 22वें विधि आयोग को, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि भाई अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, सबमिट कर दी है गवर्नमेंट को, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि देखिए जो आप विचार कर रहे हैं ना एज ऑफ कंसेंट को 18 वर्ष से 16 वर्ष करने की, यह संभव नहीं है। यदि आप ना ही करें तो बेहतर होगा। यानी कि साफ साफ इन्होंने मना कर दिया है कि 16 उम्र नहीं होनी चाहिए, एज ऑफ कंसेंट 18 ही ठीक है, जो भारत में यथावत बनी हुई है लंबे समय से। तो जिस समय यह न्यूज़ चल रही थी तो न्यूज़ के अनुरूप मुझे फिर एक गाना याद आया, मैं सोचा आपको भी बता दूं। तो पहले चला करता था, है ना, अब आजकल तो सब कहते हैं ना कि मॉडर्न हो गए हैं हम लोग, तो गाने का जो प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया है। वह गाना था, राज फिल्म का था, कि उसमें लड़का लड़की आपस में पूछते हैं तू कितने बरस की, तू कितने बरस का। तो लड़की कहती है मैं 16 बरस की, लड़का कहता है मैं 17 बरस का। तो फिर यही कहते हैं कि भाई मिलना जाए नैना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, और कुछ हो जाए तो फिर ना कहना। तो यह फिर दोबारा चलन में आना ज़रूरी है सभी के लिए, ताकि सब लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। 16, 17, 18 की उम्र पढ़ाई लिखाई की होती है, और पढ़ते लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगी स्थिति। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं गाने को छोड़ करके और समझते हैं कि क्या क्या प्रावधान है एक्चुअल में जो कंसेंट को लेकर, और किन किन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप अपना मेंस का आंसर लिख रहे हैं या प्रीलिम्स में इससे संबंधित कोई प्रश्न आप देख रहे हैं। सारी व्यवस्था भी वर्तमान में जो चल रही है वह चल रही है भारत में अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम लोग पॉक्सो के रूप में भी जानते हैं। वर्ष 2012 में इस अधिनियम को लागू किया गया था देश में। ठीक है, तो हमारे देश में भी क्या बोला गया, सुझाव क्या दिए गए व्यवस्था को लेकर के, तो उन्होंने कहा है, जो आयोग है उसने बताया, सुझाव दिया कि देखिए 18 साल की एज ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट 18 साल की एज के साथ साथ ज़रूरी है कि हम सेफ गार्ड भी अपनाएं और सेफ गार्ड के अनुरूप सारे के सारे काम करें। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर एज कम कर दिया आपने तो देखिए एज कम होना अपने आप में ही सभी को अनुमति दे देगा संबंध बनाने की। दूसरी बात यहाँ पर यह भी हो जाएगी कि परिवार पहले वाले चलन में वापस चले जाएंगे और बाल विवाह फिर एक बार हम देख सकेंगे अपनी भारतीय व्यवस्था में। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी बीते दिनों की 21 वर्ष कर देंगे हम महिलाओं की शादी की उम्र। तो एक तरफ जहाँ आप शादी की उम्र बढ़ा रहे हैं वहाँ आप एज ऑफ कंसेंट शारीरिक संबंधों के लिए कम क्यों कर रहे हैं? ये तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं विरोधाभासी स्थिति हो जाएगी और यह अनैतिक प्रचलन को बढ़ावा भी देगी। ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा कि देखिए हम यह मानते हैं कि पॉक्सो के तहत
या पॉक्सो से बाहर निकल के 18 साल के बावजूद अगर आप कहीं देख रहे हैं कि एज ऑफ कंसेंट का क्या मामला है, तो वहां पर आपको 3 वर्षों की अवधि का ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि जो दोनों ही पक्ष हैं उनकी आयु 3 वर्ष से अंतर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा, अगर आप कभी भी एज ऑफ कंसेंट को लेकर के किसी मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं तो 3 तथ्यों को ध्यान रखना जरूरी है। क्या क्या है वह 3? तो देखिए, पहला मामला यह है कि जो एज ऑफ कंसेंट थी, कई बार क्या होता है कि सहमति दे दी जाती है पर पीछे कई अनेक कारण जुड़े होते हैं, तो यहां पर आयोग ने कहा कि आपको जांच करते हुए ध्यान रखना है कि दिए गए कंसेंट के पीछे का रीजन भय या प्रलोभन ना हो। कहीं ऐसा हो कि महिला से आपने सहमति तो ले ली पर सहमति किसी डर के पीछे थी, या फिर आपने महिला को कोई लालच देकर के तब उससे सहमति स्वीकार की थी। क्लियर है? तो कहा है कि पहला तथ्य यही आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ड्रग्स या नशे की स्थिति को ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि नशे की स्थिति में हम अपने संवेगों में नहीं रहते, स्थिति को याद नहीं रखते कि हम क्या है क्या नहीं है, तो उस वजह से भी कई बार हम दे देते हैं अपनी स्वीकृति। तो ध्यान रखना है कि स्थिति क्या थी, नशे में थे या नहीं थे। इसके अलावा देह व्यापार से संबंधित मामला ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा हो कि देह व्यापार को बढ़ावा मिल रहा था और उसके बाद ही यहाँ पर कंसेंट दिया गया और मामला गड़बड़ा गया, तो इन तथ्यों को ध्यान रखेंगे जांच में तो थोड़ी सी स्थिति सुधारी जा सकती है। इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं सेफ गार्ड को लेकर के, जिसकी बात इन्होंने पहले की थी, तो उसी से संबंधित 3 सुझाव भी इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। कई मामलों में इन्होंने चिंता भी व्यक्त की है कि आने वाले समय में अगर हम 18 वर्ष से 16 वर्ष कर देते हैं तो व्यवस्था में क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बाल विवाह मैंने आपको बताया कि चलन बढ़ सकता है उसका, और अगर महिलाएं कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके शरीर पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह जनरली नॉन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि महिलाओं के विवाह की आयु में आप वृद्धि कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, तो उसके साथ में मैच नहीं कर रहा पैटर्न। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि बाल विवाह को बढ़ा मिलेगा, जैसे कि बताया, और स्वास्थ्य प्रभाव, ठीक है, बात सारी सही। और स्वास्थ्य प्रभाव के साथ साथ मेंटल पर इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के। यह आप कैसे भी जान समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको कोई बता देगा। तो यह सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लिया गया था कि 18 साल होनी चाहिए। पहले तो पैटर्न ही अलग था हमारे देश में, है ना। स्वतंत्रता के बाद जब हम इन सभी चीज़ों पे पहुंचे हैं तो कई महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार थे, जिस वजह से हमने सारा मामला ये जाना समझा है। क्लियर है इतनी बात सारी? तो प्रभाव भी बताए हैं आयोग ने क्या क्या रह सकते हैं। तो क्यों सोचा गया था, तो इसके पीछे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जिम्मेदार थे। इन्होंने कहा कि मामला सोचा जाना चाहिए, एनजीओज ने कहा सोचा जाना चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लंबे समय से मामले हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि परिवार ने दबाव बनाया, यानी कि परिवार ने कहा महिला को, लड़की को कहा कि भाई तुम बोलो, तुम्हारा कंसेंट नहीं था, तुम ये बात न्यायालय में बोलो, पर लड़कियों ने वहां जाके एक्सेप्ट किया कि जी मेरा कंसेंट तो था पर मेरा परिवार दबाव बना रहा था। तो कहीं ना कहीं एज ऑफ कंसेंट को लेकर के परिवार जो है यह इसको एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं, और वह कोशिश करते हैं कि लड़के को किसी मामले में फंसा दिया जाए या उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाए, उसके भविष्य को समाप्त कर दिया जाए। यह बात भी सब देखी गई है। तो इन सब चीज़ों को समझते जानते हुए ही बोला कि यथावत रहने दीजिए, व्यवस्था ठीक चल रही है, वरना गड़बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अभी एज ऑफ कंसेंट आपने कर दिया है 18, तो अभी 18 से 16 करेंगे, तो ऐसी स्थिति में ऐसा होगा कहीं ऐसे मामले और अधिक देखने को मिले और परिवार बोले कि भाई 16 साल की बच्ची, जिसको पॉक्सो के अंदर भी फिर काउंट किया जा सकेगा, तो कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, एज ऑफ कंसेंट मामला बदल दिया जाएगा फिर उसके बाद में। ठीक है, तो इसलिए कहा कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। क्लियर है बात सारी? पॉक्सो अधिनियम 2012 में शुरू हुआ था। यह कहता है कि 18 वर्ष बालक स्वीकार करता है, यानी कि जो सब कुछ सबके स्वीकारने के लिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी उम्र है वह 18 वर्ष है। इससे पहले यदि कुछ भी काम होता है तो वह गलत है। इतना ही नहीं, यदि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, अगर आप उसकी सहमति से या सहमति के बिना कोई संबंध स्थापित करते हैं तो वह इलीगल होगा पूरी तरह से और कार्रवाई भी की जाएगी आपके विरुद्ध। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य देश में बाल शोषण को नियंत्रित करना है और लड़कियों तथा लड़कों के लिए एक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना है। क्लियर है बात? इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर पॉक्सो से संबंधित कोई मामला आपके सामने आता है तो कोशिश कीजिए कि 1 वर्ष के अंदर ही वह पूरा मामला समाप्त कर दीजिए। हालांकि 2019 में कुछ संशोधन किए गए इसके अंदर, इसमें सजा को बढ़ा दिया गया। सजा कर दी गई है कि अगर आप ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, तो न्यूनतम 20 वर्ष से आपके लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा हम यह भी मामले देखते हैं कि कई बार कोई किसी के साथ में इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, उसके बाद उसकी हत्या कर देता है या प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अधिक चोट पहुंचा देता है, तो ऐसी स्थिति में अपराध संज्ञेय अपराध हो जाता है और
संगीन अपराध की स्थिति में आपके साथ में क्या होगा, मृत्युदंड की व्यवस्था तक हो सकती है। यह अगस्त 2019 में संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में जोड़ दिया गया था। क्लियर है इतनी बात सारी आप लोग को। अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का काल समझे, जैसे कि हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो उस समय भी व्यवस्था का नियमन चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद इस तरफ ध्यान दे रही थी, तो 2 अधिनियम आए थे। पहला अधिनियम सम्मत आयु अधिनियम था, 1891 में आया था। इससे पहले नेटिव मैरिज एक्ट भी था, पर वो शादी के लिए था। ये एज ऑफ कंसेंट को लेकर के बात की गई इसमें। तो सम्मत आयु अधिनियम जो था यह है 1891। इसमें कहा गया कि भाई आपकी सहमति की जो आयु है वह 10 वर्ष नहीं रहेगी। पहले 10 वर्ष स्वीकार की जाती थी, कहा 10 वर्ष नहीं रहेगी, अब 12 वर्ष रहेगी। तो 12 वर्ष पे आकर के ही आप कंसेंट दे सकते हैं, इससे पहले नहीं। इसके अलावा बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में आया था। तो इसमें बोला गया कि लड़की की जो आयु रहेगी वह 14 वर्ष रहेगी, जबकि लड़के की जो उम्र रहेगी वह 18 वर्ष रहेगी। ठीक है, तो एज को समय समय पर बदला गया, परिस्थिति को समझा गया और जीवन के अधिकार को, शरीर के अधिकार को वरीयता दी गई और माना गया कि आप अपने शरीर पे अधिकार रखते हैं और उसके अनुरूप ही सारे काम आगे बढ़ेंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग एज ऑफ कंसेंट है, जैसे कि फिलीपींस और अंगोला मानते हैं कि 12 वर्ष होनी चाहिए, हम नहीं मानते। ठीक है, इसके अलावा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज है जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, पुर्तगीज शामिल है, यह 14 वर्ष मानते हैं। इंग्लैंड और जापान 16 वर्ष मानते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया मानता है कि 20 वर्ष है, और हम लोग मानते हैं। हाँ, ये मत भूलना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। यह सब चीज़ें आप लोग अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सब कुछ यदि क्लियर हो गया है तो आप लोग मुझे इस सरल से प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और कमेंट करके बाद में यही बताएगा स्कोर कितना बना है। बढ़ते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज़, अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर कोड के लिए बात की जा रही है। तो अभी क्या हुआ है, अभी स्थिति यह है कि जो नोएडा के अंदर जेवर वाले क्षेत्र में जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे कोड दे दिया गया है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कोड दिया है, और कोड दिया है इसको 3 अक्षरों का DXN, जो जनरल पब्लिक को यूज़ करना है। जब कभी भी आप आने वाले समय में इसका संचालन शुरू होने के बाद इसके माध्यम से आप विदेश में कहीं भी जाना चाहेंगे या कहीं का भी आपको ट्रैवल करना रहेगा तो आप DXN कोड सर्च करेंगे, वहां पर सीधा आपके सामने नोएडा एयरपोर्ट का नाम आ जाएगा। तो क्या मतलब है इस कोड का, क्यों दिया जाता है ये कोड, कौन उपयोग करता है, तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिनका आंसर हम लोग आज के इस वीडियो में अभी जानते हैं। तो देखिए, पहले इसको हम लोग जनरली NIA के रूप में जानते थे, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कोड आ गया है तो भाई कोड का नाम दे दिया गया है DXN। तो देखिए अलग अलग मतलब है, D का मतलब है एक्चुअल में यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, N का मतलब है यहाँ पर नोएडा, और इसके अलावा अगर हम बीच के X की बात करें तो देखिए अभी जो माना जा रहा है वह यह माना जा रहा है कि दिल्ली के पास जो नोएडा में हमने एयरपोर्ट बनाया है इसके माध्यम से अब आप दुनिया के साथ संबंध स्थापित करेंगे, यह मामला इससे जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात सारी। तो कोड का मतलब क्या है, हर एक बात क्लियर है। अभी संभावना यही चल रही है कि वर्ष 2024 के अंत तक यह एयरपोर्ट पूरी तरह से संचालित होने लगेगा, जिसके बाद आप यहाँ से उड़ानों को ले पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो क्षमता है यह 12 मिलियन यात्रियों की है, एक वर्ष में इतने यात्री यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो हवाई अड्डा कोड क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। तो यह एक प्रकार का निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान पत्र होता है। जनरली ट्रेन में तो सब लोग ही ट्रैवल करते हैं ना, तो न्यू दिल्ली के लिए क्या कोड होता है, NDLS। हजरत निजामुद्दीन के लिए क्या कोड होता है, NZM। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जैसे कि हमारे रेलवे स्टेशन के अलग अलग कोड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हवाई अड्डों को अपना कोड दिया जाता है इजी टू सर्च के लिए। अगर आपको याद रहता है या आप यूज ज़्यादा करते हैं तो आप उस कोड के माध्यम से जल्दी टिकट्स बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के कोड्स का प्रचलन है व्यवस्था में। अभी 2 अलग अलग कोड प्रयोग होते हैं। एक कोड जो प्रयोग किया जाता है यह जनरल पब्लिक के लिए किया जाता है, जो हम लोग यहाँ पर ट्रैवल वगैरह करते हैं उनके लिए, उनको टिकट बुकिंग करना, ऑन बोर्डिंग करना, बोर्डिंग के अलावा डी बोर्डिंग करना, तो उस समय वह इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा कोड होता है यह जनरली जो पेशेवर लोग होते हैं, जो उसमें चालक दल हो गया या प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वह उनके लॉग इन लॉग आउट वगैरह के लिए, उनकी कार्रवाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात है। यह एक प्रकार से हवाई अड्डों की सटीक पहचान बताता है कि जी कौन से हवाई अड्डे की बात आप कर रहे हैं। और अगर किसी हवाई अड्डे को कोई एक कोड दे दिया, चाहे उसको DXN ही क्यों ना दिया हो, अब यह कोड अनंत काल के लिए, जब तक हवाई अड्डा रहेगा तब तक यह कोड यथावत बना रहेगा, नहीं बदलेगा आने वाले समय में। क्लियर है बात। और साथ साथ में यह कोड किसी और एयरपोर्ट को भी नहीं दिया जा सकता, यह क्लियर है। तो अलग अलग देश अपनी अलग अलग पहचान के साथ साथ इस प्रकार के कोड धारण करते हैं। जैसे कि इंडिया में जनरली IX का चलन है। ठीक है, हम देखते हैं कनाडा का अपना एक अलग चलन है, वो अपने खास नंबर से कोड लेता है। अमेरिका भी इस प्रकार के खास कोड से ही नंबर लेता है, उसके सारे एयरपोर्ट उसी नंबर से जुड़े हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार सब अपनी अपनी पहचान को दर्शाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलग अलग कोड का प्रयोग करते हैं और सिमिलैरिटी रखना अधिक पसंद करते हैं। क्लियर है।
है बात सारी की सारी। तो देखिए जो पहला कोड होता है जो जनरल पब्लिक के लिए दिया जाता है वह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ही दिया जाता है। यह कोड जनरली 3 अंक का ही होगा, इससे अधिक का या इससे कम का नहीं होगा, यात्री लोग प्रयोग करेंगे। दूसरा कोड जो होता है यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा दिया जाता है, यह 4 अंक का होता है और यह मुख्य रूप से इससे संबंधित अधिकारियों के लिए होता है। याद रखिएगा दोनों से संबंधित प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है आने वाले समय में। चर्चा हो गई है, न्यूज़ में भी आ गया तो बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, शुरुआत इसकी हुई थी एक तरह से 2 अक्षर के कोड के लिए। 1930 के दशक में शुरू किया गया था, बट माना गया कि अधिक काम नहीं कर सकता, ठीक नहीं है, तो उसको 3 अक्षर का कोड बना दिया गया 1940 के दशक में। और 1960 के दशक में IATA के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया का संचालन शुरू हो गया। आज तक यही चला रहा है यात्रियों के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी याद जरूर रखनी है आप लोग को, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका एक संबंधित एक प्रश्न भी आप लोग की स्क्रीन पर है, तो आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में मात्र इतना ही, सारी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने आपस में साझा कर ली है। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों ने पसंद किया होगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा, यहाँ तक सुने हैं। तो जो लोग थोड़ा देर तक भी सुनते हैं उनके लिए यह है आज के आंसर। देखिए मुझे बताइए कितना आपका स्कोर बन रहा है। तो फिर मिलेंगे कल समय से रात 9 बजे, और ऐसे ही रोज़ नई नई घटनाओं को, नई नई करंट अफेयर न्यूज़ को पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।